बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रुखबीज़ादा, कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। ऐसी बीमारी जो जल्द से स्टार्ट हो और बाद में जोड़ों पे असरअंदाज हो के जोड़ों के दर्द का बाइस बने, आज इस बीमारी से मुतल्लिक मैंने आपको मालूमात फराहम करनी है। जिल्द के ऊपर खारिश होती है, खारिश हो के उसके ऊपर बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं और खारिश जो है 1 या 2 दिन नहीं बल्कि क्रॉनिकली बहुत लंबे अरसे से हो रही होती है। और जब आप खारिश करते हैं तो खारिश करने से जिल्द का जो ऊपर वाला हिस्सा है सफ़ेद सफ़ेद रंग का छोटे छोटे से हिस्सों के अंदर बन कर गिरना शुरू हो जाता है। और जब वो सफ़ेद रंग की छिलके से उतरते हैं तो उसके नीचे खून के स्पॉट्स भी होते हैं। तो ये जो बीमारी है इसको सोराइसिस कहते हैं। जो सोराइसिस है वो जिल्द से निकल के जब जोड़ों पर असरअंदाज होती है तो हम इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो आज जो बात है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस से मुतल्लिक होनी है। अब जो सोराइसिस है वो कई सालों से पेशेंट के अंदर मौजूद होती है, जबकि जोड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती। और वो कितने अरसे से 8 से 10 साल भी लग सकते हैं कि जिल्द के ऊपर मौजूद है, लेकिन बाद में उसे 10 साल के बाद जोड़ों को इन्वॉल्व किया है। तो एक तो ये कैटेगरी हो जाती है जिसमें 10 साल पहले बीमारी शुरू हुई जिल्द की और बाद में जोड़ों की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और एक कैटेगरी सोरियाटिक आर्थराइटिस वाले ऐसे मरीज होते हैं जिनके अंदर जोड़ों का प्रॉब्लम पहले शुरू होता है और जिल्द का मसला बाद में शुरू होता है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें जिल्द और जोड़ दोनों साइमल्टेनियसली बैक वक्त इन्वॉल्व होते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर जिल्द का मसला पुराना चल रहा होता है और जोड़ों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो लेट होती है। तो अब ये है कि सोराइसिस सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर ही सोराइसिस की हिस्ट्री मौजूद हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि जोड़ किसी के खराब हो गए, जबकि हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस जो है उसकी फैमिली में मौजूद होती है। यानी उसके माँ बाप को हो सकती है, दादा दादी को हो सकती है, या नाना नानी के अंदर मौजूद हो सकती है। तो यानी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स के अंदर सोराइसिस की हिस्ट्री मौजूद हो सकती है, जबकि पेशेंट के अंदर सोराइसिस नहीं होती। तो अब ये जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट करता है, वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा होता है समटाइम्स जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस का मरीज होता है। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में जैसे कि आपको मालूम होगा कि इसमें छोटे जोड़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और सूज जाते हैं। सूजने के बाद जो इसमें सूजने के साथ साथ जो इसमें अकड़ाव भी बहुत होता है और जब पेशेंट जब सुबह सो के उठता है तो उसको मुठ्ठियाँ बनाई नहीं जाती दर्द की वजह से। अब ये हाथों के जोड़ को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसी तरह सोरियाटिक आर्थराइटिस भी जो है हाथों के जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है। इसी तरह पाँव के जोड़ हैं या फिर नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है यानी घुटना है या टखना है, या फिर हिप जॉइंट है यानी कूल्हे वाला जॉइंट है। और इन जोड़ों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन जो फर्क है रूमेटाइड आर्थराइटिस से सोरियाटिक आर्थराइटिस में वो ये है कि इनमें डीआईपीस जो हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, सोरियाटिक आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी ही इन्वॉल्व होते हैं और इनके अंदर भी सोजिश होती है। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में यूजुअली डीआईपीस इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जो अलामत हैं वो नेल्स के अंदर यानी नाखून के अंदर भी सोरियाटिक आर्थराइटिस की मिलती हैं। और वो क्या है कि इसमें जो है लाइनें बन जाती हैं जो पेशेंट होता है उसके नेल्स के अंदर, या पिट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से पिट्स, ठीक है, गड्ढे से बन जाते हैं। या फिर क्या होती है फंगस लग जाती है, या फिर ये होता है कि नेल्स जो है बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर नेल्स की प्रॉब्लम आर्थराइटिस से भी पहले आना शुरू हो जाती है। तो ये अलामत होती है। या फिर ये होता है कि पेशेंट जो है उसको सोराइसिस चल रही होती है, कोई एक जोड़ सूज जाता है और जो कॉमन आमतौर पे देखने वाले जाने वाले जोड़ हैं वो है घुटना या फिर हिप जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट यानी जो पाँव के जोड़ हैं वो। या फिर ये है कि इसमें कोई एक जोड़, जैसे ये एक जोड़ सूज गया एमसीपी, दूसरी साइड पे ये जोड़ सूज गया, या उंगली का ये वाला जोड़ सूज गया, इधर से रिस्ट सूज गई, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस। तो एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस भी सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा टेंडिनाइटिस हो जाता है, एंथीसाइटिस हो सकता है। अब ये क्या है, ये वो है कि जो इसमें होता ही है कि जो एंथीसाइटिस है जहाँ पर टेंडन्स जो हमारे मसल्स का एक रस्सियाँ होती हैं जो कि बोन के साथ अटैच करती हैं मसल्स को,
उस जगह की सोजिश हो जाती है। और जो कॉमन आमतौर पे देखा जाता है वो है हील, यानी आपकी एड़ी के नीचे जो प्लांटर फेशिया है वहाँ पर, या फिर एक्लीज, हील की पिछले वाली जगह एक्लीज टेंडन, वहाँ पर सोजिश हो जाती है। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो फ्लेक्सर टेंडन्स है, यानी जो उंगली की ये वाली साइड है, इस साइड के ऊपर सोजिश हो जाती है इसको, और उंगली पूरी पूरी सोचने को सूजी हुई मिलती है, इसको हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं। इस तरह पाँव की भी उंगलियां जो पूरी पूरी सूज जाती हैं और शदीद दर्द होता है, सुर्ख रंग की होती हैं, गर्म होती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, इसको हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं। तो डैक्टिलाइटिस भी हो जाता है। फिर एक बड़ी रेयर इसकी प्रेजेंटेशन है जिसमें आंख सुर्ख हो सकती है, आंख के अंदर सुर्खी आ जाती है, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसी तरह से आंख के अंदर जो है चुभन होना शुरू हो जाती है सुर होने के साथ साथ, जैसे लाइट पड़ती है, तो इसको हम यूवीआइटिस कहते हैं या आयराइटिस कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। अब पेशेंट के अंदर सोराइसिस की जो हिस्ट्री है वो मौजूद हो भी सकती है, या उसके पेरेंट्स के अंदर हो सकती है, और साथ ये अलामत हो सकती है। लेकिन अब ये है कि इस पेशेंट के अंदर बाज़-औक़ात जो है पेशेंट बताना भूल जाता है डॉक्टर को कि उसको जल्द का मसला है, और आके सिर्फ वो अपने घुटने का इलाज करवाना चाहता है, या फिर ये कि एंकल जोड़, जो भी जोड़ उसके अंदर तकलीफ हो रही है उसका इलाज करवाना चाहता है और वो भूल जाता है। तो डॉक्टर को अपने ज़हन में रखना चाहिए हिस्ट्री लेते हुए कि उससे ये ज़रूर सवाल करें कि आपको जल्द का कोई मसला तो नहीं, अगर है तो उस जहन में डॉक्टर के ज़रूर आना चाहिए कि इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। अगर पेशेंट कहता है कि जिल्द में कोई मसला है तो उसकी साइड्स भी ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि ये समटाइम्स फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे भी हो सकती है, हाथों के ऊपर भी हो सकती है। समटाइम्स ये है कि ये हिडन पार्ट्स के अंदर भी हो सकती है। वो हिडन पार्ट्स कौन से हैं? वो है जो हिप जो हिप रीजन है, बटक रीजन है, उसके ऊपर सोरियाटिक पैचेस बनते हैं। ये हिडन पार्ट है, इस पे आस्तीन आ जाती है, कफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये छुपे हुए छोटे छोटे पैचेस होते हैं। डॉक्टर को भी एग्जामिनेशन के दौरान देखना चाहिए। माजरत। और साथ के साथ ये जो है आपके हेयर लाइन जो है और कान के पीछे, कान के अंदर सोरियाटिक पैचेस मिल सकते हैं। अब इसके जो टेस्ट हैं वो कौन से हैं? उसमें सीबीसी है, ईएसआर है, सीआरपी टेस्ट है, एंटी भी है, रूमेटॉइड फैक्टर है। ये टेस्ट जो हैं करवाने चाहिए। 10 से 15% लोगों के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी पॉजिटिव हो सकता है। सीआरपी, ईएसआर रेज्ड हो सकता है, लेकिन अब इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? इसमें सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एंटी रूमेटॉइड फैक्टर, ये टेस्ट करवाने चाहिए। सीआरपी और ईएसआर रेज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तकरीबन 40% पेशेंट के अंदर ये रेज्ड नहीं मिलता, लेकिन सीआरपी, ईएसआर जिनमें रेज्ड मिल जाए उनमें सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो बहुत तेज़ी से वर्स करता है, वो जोड़ों को ज़्यादा तेज़ी से मुतासर करता है। 10 से 15% लोगों के अंदर एंटी रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव मिल सकता है, थोड़ी मिकदार के अंदर, ना कि उस तरह से जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा मिकदार में मिलता है। तो ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं। और हमें इसमें एक्सरे कराने चाहिए, हाथों के एक्सरे, जिसमें हमें पेंसिलिन कप टाइप डिफॉर्मिटी मिल सकती है, इरोजन्स मिल सकती हैं, इरोजन्स एक्सरेज के अंदर, छोटे जोड़ों के अंदर, और ये इरोजन्स यूजुअली एसिमेट्रिकल होती हैं। डिफॉर्मिटीज और भी मिल सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, उस तरह की डिफॉर्मिटीज भी मिल सकती हैं। इसके अलावा ये है कि कमर का एक्सरे करवाएं, जिसमें खासतौर पर सैक्रोइलियक जॉइंट्स देखते हैं हम, उसमें एसिमेट्रिकल सैक्रोइलियाटिस मिल सकता है, यानी कमर का जो निचला हिस्सा है उसमें पेशेंट को दर्द होता है, और उसमें जब एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट्स की जो फ्यूजन भी हो सकती है, उसमें इरोजन्स भी हो सकती हैं, ये फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। तो ये तो है ब्रीफली बड़े बड़े टेस्ट जो हम सोरियाटिक आर्थराइटिस को तशखीस करने के लिए करवाते होते हैं। अब हम इसकी बात करें, इसको ट्रीट कैसे करना है। उसमें मैं आपको ब्रीफली उन दवाइयों के नाम बताता हूँ जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसमें मिथोट्रेक्सेट है, लिफ्लुनोमाइड है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये है कि हम इसमें बायोलॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं। जो बायोलॉजिक्स हैं स्पेशल ड्रग्स होती हैं जो कि इंजेक्शंस की फॉर्म में यूजली दी जाती हैं, और इसमें जो शामिल हैं वो एंटी TNF ड्रग्स हैं, जिसमें इटरसेप्ट है, इन्फ्लिक्सीमैब है, एडालीमैब है, ये दवाइयाँ हम देते हैं।
या फिर ये है कि इंटरल्यूकिन 17A इनहिबिटर है सेक्यूकिनिमैब, वो भी दे सकते हैं। इसी तरह से न्यूअर ड्रग्स हैं जो कि टोफासिटिनिब है, उपाडासिटिनिब है, ये ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस है विथ सोराइसिस, तो उसमें एप्रीनिलास्ट है, तो एप्रीनिलास्ट को भी दिया जा सकता है। लेकिन ये दवाइयाँ कब शुरू करवानी है, कौन से पेशेंट को उसके इलाज में मददगार साबित होंगे, ये आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही बताएगा। तो इसमें ये ट्रीटमेंट का ये मोडालिटी है, और इसमें हम एनसेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एनसेड्स होते हैं जो पेन को मैनेज करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं यूज़ करने चाहिए। इसी तरह से स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल है सोरियाटिक आर्थराइटिस में, और जिन पेशेंट को सोराइसिस हो, उन पेशेंट्स के अंदर सोराइसिस को स्टेरॉइड्स वर्स करते हैं। लेकिन ये बहुत ट्रिकी है, कुछ पेशेंट्स में हमें कुछ अरसे के लिए यूज़ करना पड़ सकते हैं। ये आपके यकीनन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करेगा कि आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है या नहीं है, और कितने अरसे के लिए ज़रूरत है। तो ये हो गया इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक। एक चीज़ और भी जो है, आपको HIV टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए जिनको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, क्योंकि जिनको HIV टेस्ट अगर पॉजिटिव हो और आप इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस को ट्रीट करना शुरू करें, तो ये बीमारी वर्स कर सकती है। इसलिए हमें HIV टेस्ट करवाने के बाद अगर है उसे, तो दोनों दवाइयों को इकट्ठा शुरू करना पड़ेगा। तो यानी सोरियाटिक आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट HIV पेशेंट के अंदर दोनों साथ साथ ही शुरू करनी पड़ेंगी। ये था जी सोरियाटिक आर्थराइटिस के मुतालिक इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको यकीनन फ़ायदेमंद रही होगी, और आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी सोरियाटिक आर्थराइटिस से मुतालिक। अगर आपने कुछ सवालात पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप सवाल लिखें, मैं आपको फ़ौरन उसका जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें।